सबसे पहले खबर लेते हैं मणिशंकर अय्यर की। कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर ने लंबी खामोशी के बाद चुप्पी क्या तोड़ी, बवाल खड़ा हो गया। कल शाम शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों के मंच पर उन्होंने अपनी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की तो दूसरी ओर एक ऐसा शब्द भी जोड़ दिया जिसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। वो करीब 7 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर निशाना साधते रहे और आखिर में बोल गए कि कुर्बानी देंगे और देखेंगे हम में दम है या कातिल में। अय्यर के बयान पर दिन भर सियासी हंगामा हुआ। बीजेपी दल बल के साथ मैदान में उतर गई। बीजेपी पलटवार कर रही है कि जब भी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से लौटते हैं तो ऐसे ही शब्दों की लक्ष्मण रेखा लांघने लगते हैं। जब भी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान होकर आते हैं, कोई नया कुछ इंजेक्शन लेके आते हैं, कुछ गूट पी के आते हैं और ऐसे ही कुछ बेतुके बयान देने लगते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द पहले बार नहीं बोल रहे हैं। पहले माफी मांगने की नौबत आई थी इनको, फिर भी ये इनकी कहीं ना कहीं इनकी कमी है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा वीकनेस है, ऐसा शब्द बोलने का प्रधानमंत्री के खिलाफ। ये मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है वो कब आए पाकिस्तान से, पाकिस्तान गए नहीं गए, लेकिन मणिशंकर जी अपनी राय देने में कभी चूकते नहीं हैं, ये तो सब जानते हैं। आप उन पर कितना चाहें क्रिटिसिज्म कर लें, लेकिन वो अपनी राय देते ज़रूर हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, वो भी इसी तरह की राय देते हैं, लेकिन उनके जब ये बयान आते हैं तो उस पर कभी कोई रिएक्शन नहीं आता बीजेपी का, जबकि वो सरकार के खिलाफ बयान देते हैं। तो कांग्रेस को सफाई देनी महंगी पड़ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है कांग्रेस को। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर ने गुजरात विधानसभा चुनाव से एन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस की बड़ी फजीहत हुई थी। उससे पहले जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे तब भी उन्हें चाय वाला कहना कांग्रेस को भारी पड़ा था। दरअसल कांग्रेस को अपने चहेते नेता की वजह से कई बार फजीहत करानी पड़ी है। कई बार उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया, लेकिन लगता है कि अय्यर साहब ने कोई सबक नहीं लिया। जब भी वो बोलते हैं तो कांग्रेस को जवाब देते नहीं बनता। मणिशंकर के बयान अक्सर पार्टी को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं कि कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो क्या यह समझा जाए कि कांग्रेस के मणि असल में बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, क्योंकि उनके बयानों से फायदा तो बीजेपी को ही पहुंचता है? और कैसे इस बार भी उनका बयान बीजेपी को ही फायदा पहुंचा सकता है, यह समझने के लिए उनकी बात सुननी भी जरूरी है। और जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूं। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो कातिल। ये है सवाल। विरोध के नाम पर कुछ भी कह जाएंगे, देश के खिलाफ भी सवाल खड़ा कर देंगे। ये वही मणिशंकर अय्यर है जो पाकिस्तान में कहकर आए थे कि नरेंद्र मोदी को हटाने की जरूरत है, उनके हटाने के लिए मुहिम शुरू की जाए। सवाल ये उठता है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले एक ऐसे राष्ट्र पाकिस्तान में भारतीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया के बारे में ऐसा बोलना कहां तक उचित है? बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर शब्दों की मर्यादा तोड़ना जायज है? और सवाल यह भी कि आखिर विरोध है किस बात का, और क्या कानून के विरोध के नाम पर देश का विरोध भी कर देना ठीक है? नागरिकता कानून के इस विरोध में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष भी शामिल हैं। कल तक वो यूनिवर्सिटी के नाम पर सियासी विरोध पर उतारू थी। अब उन्हें लगता है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर सरकार ने संविधान से खिलवाड़ किया है। अब आयशी घोष को कौन बताए कि जिस 370 की वजह से कश्मीर आतंक और अलगाववाद का दंश झेलता रहा, जिसकी वजह से एक देश में 2 विधान और 2 निशान था, उसे संवैधानिक दायरे में रहकर ही हटाया गया है। यह संविधान में दी गई एक अस्थायी व्यवस्था थी जिसे हटाकर भारत ने जम्मू कश्मीर को आतंक और अलगाववाद की आग से आजाद किया है। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वही से इस सरकार ने शुरू किया था कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं हमसे छीना जाए, और उनको भूलते हुए, उनको अलग करते हुए हम अपना आंदोलन को कभी नहीं जीत सकते। तो हर एक आंदोलन में कश्मीर के उन सारे तमाम साथियों को याद किया जाए जो आज भी अपने लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आयशी घोष उसी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जिसके अध्यक्ष कभी कन्हैया कुमार हुआ करते थे, और उनकी ही अगुवाई में उमर खालिद और उनके साथियों ने
टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए थे, भारत के टुकड़े टुकड़े कर देने का संकल्प किया था। टैक्स पेयर के पैसे पर जेएनयू में मजा लूटने वाले ये छात्र क्या देश विरोध तक पहुंच जाते हैं, और क्यों ये देश विरोध कर रहे हैं, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक विचारधारा के खिलाफ हैं, एक आइडिया के खिलाफ हैं, एक संगठन के खिलाफ है, और उनकी ये संगठन की खिलाफत देश विरोध तक चली जाती है। उधर देश की राजधानी की एक सड़क जो एक और हरियाणा को जोड़ती है तो दूसरी तरफ यूपी को, वो पिछले 31 दिनों से बंधक है। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं है, और इसका असर न सिर्फ ट्रैफिक पर पड़ा बल्कि बड़े पैमाने पर कारोबार की कमर टूट रही है। पिछले साल 15 दिसंबर को एनआरसी और सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़क पर आ धमके थे। वो तंबू तानकर सड़क पर बैठ गए। लोकतंत्र में विरोध का हक सबको है, लेकिन इस नाम पर देश की राजधानी के बड़े इलाके को बंधक बनाने का हक किसी को नहीं है। लेकिन बिना इस बात का ख्याल किए कि ये लोग सड़कों पर बैठे हैं, प्रदर्शन इतना ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है कि बकायदा प्रदर्शनकारियों के लिए बिरयानी लाई जा रही है, कोल्ड ड्रिंक बट रही है, चाय कॉफी बांटी जा रही है, सड़क पर खाना बन रहा है, मानो प्रदर्शन नहीं पिकनिक चल रही हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग सीएए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से राजधानी दिल्ली की एक सड़क बंधक बनी हुई है, और आखिर ये विरोध क्यों है, ये समझने के लिए हमारी टीम प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची। हमें लगा कि हमारा सामना कुछ ऐसे तल्ख सवालों से होगा जो वाकई सरकार को भी हिला देंगे, लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये कितनी गलतफहमी में है। ये लोग एक भेड़ चाल के पीछे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाकर अपनी सियासी दुकान चलाए रखना चाहते हैं। आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा और वाकई में उनके शक का क्या इलाज है। हम जब तक नहीं हटेंगे तब तक सरकार से कोई डेलीगेशन नहीं आता, होम मिनिस्ट्री से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन नहीं हटाएंगे अपने। तो किस तरह का नोटिफिकेशन चाहिए आपको? क्यों मैंने क्या इस कानून में क्या लागू हुआ है, मुसलमानों के लिए क्या है नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को लेने के लिए है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है। तो सीए एनआरसी है, इसको वापस ले सरकार, क्योंकि ये लोगों को बांटने के लिए वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, सियासी अपने जो उनके मंसूबे हैं उसको पूरा करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए ये सीए लेके आए हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं। सुना आपने, जो एनआरसी अभी आया ही नहीं उस पर विरोध चल रहा है। जिस कानून का इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये विरोध उस नाम पर हो रहा है। तो हम एक बार फिर इसका भ्रम दूर करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से सीएए पर क्या भ्रम है कि मुस्लिमों को जानबूझकर अलग रखा गया। सीएए की हकीकत क्या है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इसीलिए सीए में इनको इंक्लूड करना ठीक नहीं है, और ये उन लोगों के लिए है जिनको वहां प्रताड़ित किया गया है। सीएए पर क्या भ्रम है? 3 देशों के मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान के तहत नागरिकता कानून स्पष्ट है, किसी भी शख्स को नागरिकता मिल सकती है। हम क्यों बता रहे हैं? सीएए में यह कहा जा रहा है कि मुसलमानों को बाहर रखने की साजिश है, और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि मुसलमानों को देश से निकालने की कोशिश है। यह भी सवाल उठता है, लेकिन इस सीएए से किसी भी भारतीय की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि विदेशी मुस्लिमों को नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि हकीकत यह है कि भारत पाकिस्तानी मुसलमानों तक को नागरिकता देता है। हमने अदनान सामी को नागरिकता दी है, और अदनान के पिता भारत के खिलाफ जंग लड़े थे, पाकिस्तान के वॉर हीरो है। इसके बावजूद भी चूंकि वो शर्तें पूरी करते थे, इसीलिए उन्हें भारत की नागरिकता दी गई। एनपीआर पे क्या भ्रम है कि हमसे कागज मांगे जाएंगे? सरकार साफ कर चुकी है, कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप साफ साफ अपनी जो जानकारी है उसे दे दीजिए। एनपीआर पर क्या भ्रम है? कागज न दिखाने पर नागरिकता जाएगी। एनपीआर की हकीकत क्या है? सिर्फ मौखिक जानकारी की जरूरत है, और ये सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए डाटा को इकट्ठी करने की एक प्रक्रिया है जो मनमोहन सिंह सरकार में भी हो चुकी है। एनआरसी पर क्या भ्रम है? पूरे देश में एनआरसी लागू होगा, मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा, और इसके अलावा मुसलमानों से अपने दस्तावेजों को दिखाने का कहा जाएगा। और हकीकत इसकी यह है कि माना कि बीजेपी के घोषणा पत्र में यह है, लेकिन अभी एनआरसी पर देश में किसी भी तरह सरकारी स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई है। असम से हो चुकी है शुरुआत, ये कहा जा रहा है। असम में शुरुआत हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में एनआरसी को लागू किया जा रहा है।
एनआरसी पर क्या भ्रम है? भारतीय मुस्लिमों की नागरिकता छीनेगी। और एनआरसी की हकीकत क्या है? इससे भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, घुसपैठियों का मामला है और असम समझौते के तहत एनआरसी की प्रक्रिया को शुरू किया गया है और देश में फिलहाल इसे शुरू करने की कोशिश अभी सरकार नहीं कर रही है। वैसे दिल्ली में ट्रैफिक जाम की अगर बात करें तो इस पर रिपोर्ट्स क्या कहती है ये हम आपको समझाते हैं। वैसे भी दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक समस्या है, ऊपर से दिल्ली के सरिता विहार से नोएडा की सड़क बंद होने से करीब 3 लाख गाड़ियां हर रोज डीएनडी आश्रम की तरफ मुड़ी जा रही है। आप सोच सकते हैं कि इस वक्त डीएनडी का क्या हाल होगा। मैं खुद आता जाता हूं, 3 से 4 घंटे लगते हैं डीएनडी को एक बार क्रॉस करने के लिए, जिसमें मात्र 10 से 12 मिनट लगते थे। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कितना अहम है ये इलाका। दरअसल दिल्ली के सरिता विहार से कालिंदी कुंज होते हुए सड़क नोएडा के महामाया फ्लाईओवर को जोड़ती है, जिसके बीच में है शाहीन बाग, जहां प्रदर्शन पिछले 31 दिन से चल रहा है। नोएडा को साउथ दिल्ली फरीदाबाद जोड़ने वाली मेन सड़क है, जहां दोनों तरफ की आवाजाही बंद है। स्थानीय लोगों के लिए मेट्रो ही विकल्प है। आपको बता दें कि रोजाना औसतन 3 लाख छोटी बड़ी गाड़ियां गुजरती थी। रोड बंद होने से डीएनडी पर पड़ा ट्रैफिक का बोझ बढ़ा है। बंद के चलते 30 मिनट का सफर 2 से 3 और कभी कभी 4 घंटे में तय करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के चलते नुकसान क्या क्या है? प्रदर्शन के चलते शाहीन बाग का मार्केट 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। करीब 100 बड़े आउटलेट्स और शोरूम वहां पर बंद है। रोड से सटी गलियों में 200 से ज्यादा दुकानें बंद हैं। 2 पेट्रोल पंप और 1 सीएनजी स्टेशन से लोग गायब हैं क्योंकि इन्हें बंद कर दिया गया है। एम्बुलेंस और आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस जबरन नहीं हटाएगी। रास्ता खुलवाने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी तमाम विकल्पों पर फोकस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस शाहीन बाग के धर्मगुरुओं और स्थानीय नेताओं से बातचीत कर रही है ताकि दिल्ली और नोएडा वासियों के लिए रास्ता निकल सके। आपको बता दें कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि कानून के मुताबिक रास्ता खुलवाने का विकल्प तलाशा जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस भी साफ साफ हाथ रखने से या शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने पर सीधे तौर पर फिलहाल हिचक रही है और बातचीत के विकल्प को आगे बढ़ा रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी दूसरे नागरिकों का उनका भी ध्यान रखना उनका कर्तव्य बनता है। और रोड पे इतना दिन का ब्लॉकेड के वजह से पूरे इलाके में, शहर में कितनी असुविधा लोगों को हो रही है। छात्रों को, बच्चों को सुबह 5 बजे से उठ करके स्कूल जाना पड़ता है, घर में आने में 3 घंटा लेट होता है। ये तमाम चीज़ें उनको समझना चाहिए और लोगों के वास्ते और कानून व्यवस्था के वास्ते वो लोग खुद ब खुद उनको कदम उठा करके इस ब्लॉकेड को ख़त्म करना चाहिए। तो खोज खबर में हम खबरों की खबर ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि खबर के पीछे की कहानी क्या है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर दिखाएंगे आपको परमाणु बम के जनक का महाभारत काल से क्या था प्रेम, क्या था उनका गीता ज्ञान। ब्रेक के बाद
महाभारत यानी वो महाग्रंथ जो दुनिया के लिए आज भी प्रासंगिक है, जहां भगवत गीता की वो सीख मौजूद है जो जिंदगी आसान बना देती है। लेकिन अपने कथा चरित्र के हिसाब से ही महाभारत पर फिर सियासी महाभारत है। दरअसल पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया कि अर्जुन के तीरों में परमाणु बम की ताकत थी। इतना ही नहीं, उनका यह भी मानना है कि विमान का आविष्कार 20वीं सदी में नहीं हुआ, बल्कि रामायण काल के दौरान ही हमारे पास पुष्पक विमान था। We had those arrows of Arjun that had nuclear power. If we get into our old scriptures, plane was in 1910 or 11, but in our Ramayana we had wooden khatola. जगदीप धनखड़ की इन बातों पर विवाद तेज है। उन्हें नसीहत दी जा रही है कि वो समाज में अवैज्ञानिकता न फैलाएं। लेकिन खोज खबर में आज हम आपको महाभारत काल से परमाणु बम का जो रिश्ता है वो बताने जा रहे हैं। आधुनिक काल में परमाणु बम का जनक माना जाता है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर को, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त परमाणु बम के निर्माण के लिए शुरू की गई मैनहट्टन परियोजना के वैज्ञानिक निदेशक थे। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का परीक्षण करने से पहले 1 साल भारत में बिताया। भारत आने का उनका मकसद भगवत गीता से आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करना था, जिसके लिए उन्होंने संस्कृत भी सीखी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि एटम बम बनाने से पहले ओपेनहाइमर ये जानते थे कि वो एक ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जो दुनिया तबाह करने की ताकत रखती है। इसीलिए इस विनाशकारी बम के परीक्षण के लिए उन्हें जो आंतरिक मजबूती चाहिए थी वो उन्होंने भगवत गीता से ली। और कहा यह भी जाता है कि जब उनकी टीम ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो उनके मुंह से भगवत गीता का एक श्लोक निकल पड़ा। He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. तो परमाणु बम के जनक की बात आपने सुनी। अब आपको भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मुहिम चला रहे गीता ज्ञानी ज्ञानानंद महाराज जी की बातें सुनवाते हैं। ये कई सालों से भगवत गीता की नसीहतों को लोगों की जिंदगी में आत्मसात करवाने की कोशिश में जुटे हैं। हमने इनसे समझा कि क्या वाकई महाभारत काल में अर्जुन के तीरों में एटम बम जैसी ताकत थी। वस्तुतः भगवत गीता क्योंकि एक दर्शन शास्त्र है, एक फिलॉसफिकल इंस्पिरेशन है। सीधा सीधा अर्जुन के तीरों को लेकर, अर्जुन के बाण को लेकर ऐसी कोई बात उसमें नहीं है कि सीधा ऐसा संकेत हो। लेकिन वस्तुतः जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत में ऐसे संकेत मिलते हैं कि अर्जुन के बाण में आग्नेय अस्त्र भी कहीं ना कहीं साथ होता था, कहीं ना कहीं वायु, जल। तो निस्संदेह आप देखें कि परमाणु बम अब क्या है, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व ये जो घटना घटी तो क्षमताएं तो तब भी भारतीय क्षमताओं में एक दिव्यता रही है।